अधिकांश लोग यह मानते हैं कि भारत में संपत्ति का हस्तांतरण केवल सेल डीड, गिफ्ट डीड या विल के माध्यम से ही किया जा सकता है। लेकिन कानूनी वास्तविकता इससे अलग है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारतीय कानून कई अन्य शक्तिशाली कानूनी तरीकों को भी मान्यता देता है, जिनके माध्यम से संपत्ति के अधिकार हस्तांतरित हो सकते हैं, कभी-कभी पारंपरिक सेल डीड किए बिना भी। ये तरीके महत्वपूर्ण कानूनों से उत्पन्न होते हैं, जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, इंडियन ट्रस्ट्स एक्ट 1882। इस वीडियो में हम भारत में संपत्ति हस्तांतरण के 6 महत्वपूर्ण लेकिन कम ज्ञात कानूनी तरीकों को समझेंगे, अर्थात 1 पार्टीशन, 2 एक्सचेंज, 3 लीज, 4 कोर्ट डिक्री के माध्यम से हस्तांतरण, 5 सक्सेशन या इनहेरिटेंस, 6 ट्रस्ट के माध्यम से हस्तांतरण। यदि आप संपत्ति के मालिक हैं, कानूनी उत्तराधिकारी हैं, निवेशक हैं या संपत्ति प्रबंधन की योजना बना रहे हैं, तो यह जानकारी कानूनी रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट मुकुंद महाजन। 1 पार्टीशन, संयुक्त संपत्ति का विभाजन। पहला तरीका है पार्टीशन। पार्टीशन संयुक्त परिवार की संपत्ति या सहस्वामित्व वाली संपत्ति में बहुत सामान्य है। जब 2 या अधिक व्यक्ति किसी संपत्ति के संयुक्त मालिक होते हैं, तो वे यह निर्णय ले सकते हैं कि संपत्ति को इस प्रकार विभाजित किया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति को एक निश्चित और स्पष्ट हिस्सा प्राप्त हो। कानूनी स्थिति। पार्टीशन सामान्यतः मिताक्षरा कानून के अंतर्गत हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति में उत्पन्न होता है, जबकि उत्तराधिकारियों के अधिकार हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 द्वारा नियंत्रित होते हैं। पार्टीशन निम्न माध्यमों से हो सकता है: फैमिली अरेंजमेंट, पार्टीशन डीड, कोर्ट डिक्री। पार्टीशन डीड हो सकता है मौखिक, कुछ पारिवारिक व्यवस्थाओं में लिखित, पंजीकृत। हालांकि यदि पार्टीशन को लिखित रूप में किया गया है और वह अचल संपत्ति में अधिकार उत्पन्न करता है, तो उसे रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंतर्गत पंजीकृत करना आवश्यक होता है। उदाहरण: मान लीजिए 3 भाइयों को अपने पिता से पैतृक कृषि भूमि विरासत में मिलती है। संयुक्त स्वामित्व बनाए रखने के बजाय वे भूमि को आपस में विभाजित करने का निर्णय लेते हैं। प्रत्येक भाई को संपत्ति का 1/3 हिस्सा प्राप्त होता है। पार्टीशन के बाद प्रत्येक भाई अपने हिस्से का स्वतंत्र कानूनी मालिक बन जाता है। लाभ: पार्टीशन से संपत्ति का स्वामित्व स्पष्ट हो जाता है। भविष्य में पारिवारिक विवाद कम हो जाते हैं। संपत्ति का प्रबंधन आसान हो जाता है। 2 एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का विनिमय। दूसरा तरीका है एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी। एक्सचेंज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की सेक्शन 118 द्वारा नियंत्रित होता है। एक्सचेंज के लेन देन में 2 व्यक्ति अपनी अपनी संपत्तियों का स्वामित्व एक दूसरे को हस्तांतरित करते हैं। मुख्य विशेषताएं: एक संपत्ति के बदले दूसरी संपत्ति दी जाती है। समय धन शामिल हो भी सकता है और नहीं भी। अचल संपत्ति के लिए सामान्यतः पंजीकरण आवश्यक होता है। उदाहरण: मान लीजिए 2 किसान पड़ोसी गांवों में रहते हैं। एक किसान के पास अपने घर से दूर जमीन है, जबकि दूसरे किसान के पास पहले किसान के घर के पास जमीन है। वे सुविधा के लिए अपनी अपनी जमीन का आपस में विनिमय करने पर सहमत होते हैं। दोनों पक्ष एक्सचेंज डीड निष्पादित करते हैं और संपत्ति का स्वामित्व कानूनी रूप से हस्तांतरित हो जाता है। व्यावहारिक महत्व: एक्सचेंज का उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब सुविधा और स्थान धन से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। 3 लीज, संपत्ति के उपयोग का अधिकार हस्तांतरण। तीसरा तरीका लीज है। लीज बिक्री, सेल से अलग होती है क्योंकि इसमें संपत्ति का स्वामित्व, ओनरशिप, हस्तांतरित नहीं होता। इसके बजाय किसी अन्य व्यक्ति को एक निश्चित अवधि के लिए संपत्ति का उपयोग करने और उसका आनंद लेने का अधिकार दिया जाता है। कानूनी प्रावधान:
लीज की परिभाषा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 105 के अंतर्गत दी गई है। इस प्रावधान के अनुसार लीज का अर्थ है किसी अचल संपत्ति के उपयोग और आनंद लेने के अधिकार का एक निश्चित अवधि के लिए किराया, रेंट या प्रीमियम के बदले हस्तांतरण। लीज के मुख्य तत्व। आमतौर पर लीज में 4 आवश्यक तत्व होते हैं। लेसर, संपत्ति का मालिक। लेसी वह व्यक्ति जिसे संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त होता है। रेंट या प्रीमियम, संपत्ति के उपयोग के लिए दिया जाने वाला प्रतिफल। स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, लीज की अवधि। उदाहरण, मान लीजिए कि किसी भूमि स्वामी के पास एक भूमि का टुकड़ा है, लेकिन वह स्वयं उसका उपयोग करने में सक्षम नहीं है। वह किसी अन्य व्यक्ति को उस भूमि का उपयोग करने की अनुमति एक निश्चित अवधि के लिए देता है, जिसके बदले वह व्यक्ति सहमत वार्षिक किराया देने के लिए तैयार होता है। इस अवधि के दौरान उस व्यक्ति को भूमि का उपयोग करने का अधिकार होता है। भूमि का स्वामित्व फिर भी मूल मालिक के पास ही रहता है। लीज की अवधि समाप्त होने के बाद कब्जे का अधिकार सामान्यतः लेसर के पास वापस चला जाता है, जब तक कि लीज को कानून के अनुसार नवीनीकृत या बढ़ाया न जाए। कानूनी आवश्यकता। यदि किसी अचल संपत्ति की लीज 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए है, तो उसे रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंतर्गत पंजीकृत, रजिस्टर्ड किया जाना अनिवार्य है। महत्वपूर्ण नोट। लीज संपत्ति के स्वामित्व को हस्तांतरित नहीं करती। यह केवल सीमित अवधि के लिए कब्जा करने, उपयोग करने और उसका आनंद लेने का अधिकार हस्तांतरित करती है। 4 कोर्ट डिक्री के माध्यम से हस्तांतरण। कभी कभी संपत्ति का हस्तांतरण किसी समझौते से नहीं बल्कि न्यायालय के आदेश से होता है। जब न्यायालय संपत्ति से संबंधित विवादों का निर्णय करता है, तो उसका निर्णय या डिक्री स्वामित्व या कानूनी अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। सामान्य परिस्थितियां। कोर्ट डिक्री के माध्यम से संपत्ति का हस्तांतरण निम्न मामलों में हो सकता है। पार्टीशन सूट्स, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इनहेरिटेंस डिस्प्यूट्स, डिवोर्स प्रॉपर्टी सेटलमेंट्स। उदाहरण, मान लीजिए कोई व्यक्ति संपत्ति बेचने के लिए सहमत होता है, लेकिन बाद में सेल डीड करने से इनकार कर देता है। खरीदार सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दायर कर सकता है। यदि न्यायालय खरीदार के पक्ष में डिक्री देता है, तो न्यायालय सेल डीड के निष्पादन का निर्देश दे सकता है। और कुछ परिस्थितियों में न्यायालय की डिक्री स्वयं ही अधिकारों के कानूनी हस्तांतरण के रूप में प्रभावी हो सकती है। महत्व। न्यायालय की डिक्री पूर्ण कानूनी अधिकार रखती है और उसे किसी अन्य वैध हस्तांतरण की तरह मान्यता दी जाती है। 5 सक्सेशन या इनहेरिटेंस। 5वां और सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है सक्सेशन। सक्सेशन का अर्थ है मालिक की मृत्यु के बाद संपत्ति का हस्तांतरण। यह हस्तांतरण कानून के अनुसार स्वतः होता है। सक्सेशन के 2 प्रकार। एक टेस्टामेंट्री सक्सेशन, जब मृतक ने विल बनाई हो। 2 इंटेस्टेट सक्सेशन, जब व्यक्ति बिना विल बनाए मृत्यु हो जाए। इंटेस्टेट सक्सेशन निम्न कानूनों द्वारा नियंत्रित होता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति बिना विल बनाए मृत्यु हो जाता है, तो उसकी संपत्ति कानूनी उत्तराधिकारियों जैसे पति पत्नी, बच्चों या माता पिता को कानून के अनुसार हस्तांतरित हो जाती है। व्यावहारिक महत्व। सक्सेशन कानून यह सुनिश्चित करते हैं कि संपत्ति बिना मालिक के न रहे और सही उत्तराधिकारियों को कानूनी रूप से प्राप्त हो। 6 ट्रस्ट को संपत्ति का हस्तांतरण। 6ठा तरीका है ट्रस्ट को संपत्ति का हस्तांतरण। इस विधि में एक व्यक्ति अपनी संपत्ति ट्रस्ट को उसके ट्रस्टियों, ट्रस्टीज के माध्यम से हस्तांतरित करता है, जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार लाभार्थियों के हित में उस संपत्ति को धारण करते हैं और उसका प्रबंधन करते हैं। भारत में ट्रस्ट का संचालन इंडियन ट्रस्ट्स एक्ट 1882 द्वारा नियंत्रित होता है। उदाहरण, कोई व्यक्ति निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए एक चैरिटेबल ट्रस्ट स्थापित कर सकता है। शिक्षा, धार्मिक गतिविधियां, जनकल्याण। वह अपनी संपत्ति ट्रस्ट के ट्रस्टियों को हस्तांतरित करता है, ताकि उस संपत्ति से उत्पन्न होने वाली आय का उपयोग चैरिटेबल या सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जा सके।
महत्वपूर्ण विशेषता। एक बार जब संपत्ति ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए ट्रस्टी को हस्तांतरित कर दी जाती है, ट्रस्टी उस संपत्ति के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हो जाता है। संपत्ति का उपयोग लाभार्थियों के हित में किया जाना चाहिए। ट्रस्टी को ट्रस्ट डीड की शर्तों के अनुसार संपत्ति का प्रबंधन करना होता है। कानूनी नोट। जो व्यक्ति ट्रस्ट की स्थापना करता है उसे सेटलर कहा जाता है, और जो व्यक्ति ट्रस्ट की संपत्ति का प्रबंधन करता है उसे ट्रस्टी कहा जाता है। ट्रस्टी लाभार्थियों के हित में फिड्यूशियरी क्षमता, फिड्यूशियरी कैपेसिटी में उस संपत्ति को धारण करता है। समरी। अब इसे संक्षेप में समझते हैं। संपत्ति हस्तांतरण के 6 सामान्य तरीकों के अलावा, अर्थात सेल डीड, गिफ्ट डीड, विल, पावर ऑफ अटॉर्नी, रिलिंक्विशमेंट डीड, फैमिली सेटलमेंट, भारतीय कानून 6 अतिरिक्त कानूनी तरीकों को भी मान्यता देता है। 1 पार्टीशन, 2 एक्सचेंज, 3 लीज, 4 कोर्ट डिक्री, 5 सक्सेशन या इनहेरिटेंस, 6 ट्रस्ट ट्रांसफर। इन कानूनी तरीकों को समझना संपत्ति मालिकों, उत्तराधिकारियों और निवेशकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिकल लीगल एडवाइस। संपत्ति हस्तांतरण से पहले हमेशा इन बातों पर विचार करें। कानूनी वैधता, स्टैंप ड्यूटी के प्रभाव, टैक्स संबंधी परिणाम, भविष्य में विवाद की संभावना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समय पर उचित कानूनी सलाह लेने से भविष्य में लंबे और महंगे मुकदमों से बचा जा सकता है। लीगल डिस्क्लेमर। यह वीडियो केवल कानूनी जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और इसे कानूनी सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। विशिष्ट मामलों या कानूनी विवादों के लिए कृपया किसी योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श लें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं। आप इस वीडियो के नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके इस चैनल से जुड़ भी सकते हैं और नागरिकों में कानूनी जागरूकता फैलाने के मेरे प्रयासों का समर्थन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।